नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी 18,100 के नजदीक कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक ऊपर से 300 अंक फिसला, लेकिन अब एक दायरे में हो रहा है कारोबार। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में। मेटल, पावर, रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव। जोरदार नतीजों के बावजूद एक्सिस बैंक करीब 2% नीचे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 60% से ज्यादा उछला। 30 तिमाही की ऊंचाई पर पहुंचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और M6 पर सोने ने छुआ नया शिखर, 57,000 के पार। फेड के रुख में नरमी की उम्मीद और कमजोर डॉलर से मिला सपोर्ट। बजट के हर चौके पे निवेश के मौके। बजट मंथन करके निकालेंगे एक से एक बढ़िया नगीने। PLI, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की एक्सपोर्ट, किन शेयर्स को मिलेगा सपोर्ट? बजट की सौगात, किन शेयर्स की बनेगी बात? देखिए 2023-24 का बजट मेरे साथ CNBC आवाज पर 1 फरवरी को। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सबसे पहले तो मारुति के नंबर्स देख लेते हैं। जो प्राइमरी फिगर्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशंस से बेटर साइड पर दिखाई दे रही हैं। जो स्टैंड अलोन मुनाफा है वो कंपनी ने 2351 करोड़ पोस्ट किया है, जो कि 1900 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इसीलिए शायद एक रिएक्शन हम स्टॉक में आते हुए देख भी रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 1.25% की बढ़त के साथ अब कर रहा है कारोबार। बाकी फिगर्स देखेंगे, मार्जिन के नंबर्स पर नजरें रहेंगी कैसे मार्जिन कंपनी पोस्ट करती है। लेकिन प्राइमरी फिगर जो आई है वो आपको बता दें, मुनाफा 1011 करोड़ से बढ़कर 2351 करोड़ रहा है और एक्सपेक्टेशन से बेटर ये आंकड़ा आते हुए दिखाई दे। दरअसल वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में हायर साइड पर रहे थे, डिमांड भी इंप्रूव हुई थी, जिसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि नंबर्स तो अच्छे रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ये नंबर्स आए। स्टैंड अलोन आए 29,000 करोड़ के आसपास रही है। एबिटा मार्जिन हालांकि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। 9.7% के एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड थे और उसी तर्ज पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलकर हमारे साथ मौजूद है। आदित्य नमस्कार। प्राइमरी फिगर्स तो अच्छी दिख रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हालांकि थी कि बेटर डिमांड, हायर वॉल्यूम्स की वजह से नंबर्स अच्छे रहेंगे, 90% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उससे बेटर नंबर्स दिख रहे हैं। आप कैसे रीड करते हैं इनिशियल फिगर्स को? हाँ, नंबर्स तो उम्मीद से ज्यादा ही अच्छे आए हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज है। और जो एक एक्सपेक्टेशन था कि इस क्वार्टर में जो सेल्स फिगर कम आई थी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो उनका जो नेट रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया है अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन। तो नंबर्स में इतना बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज तो है ही नहीं, पॉजिटिव सरप्राइज, लाइक पॉजिटिव सरप्राइज है, तो नंबर्स आर गुड। ओके अच्छा, मार्जिन्स आपको कैसे लग रहे हैं? 9.7% के आसपास मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही थी, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी आई थी, करेंसी का बेनिफिट भी कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से मार्जिन्स 9.7 या इसी तर्ज के आसपास एक्सपेक्टेड थे। तो मार्जिन्स को लेकर अब यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है? और प्लस अब एक स्टॉक पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा रिएक्शन आ रहा है स्टॉक में। हैवीवेट स्टॉक है, 150 रुपए ऊपर अब कारोबार कर रहा है। मार्जिन्स अच्छा आया है। हमारा एक्सपेक्टेशन 9.6% था। क्वार्टर 2 जो पिछला क्वार्टर था उसमें 9.3% था, और लास्ट ईयर का मार्जिन तो इम्पैक्टेड था 6.7%, क्योंकि लास्ट ईयर कमोडिटी प्राइजेस और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से मार्जिन थोड़ा इम्पैक्टेड था। तो 9.7% इस क्वार्टर का जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा मार्जिन आया है। तो जो एक ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो एक्सपेक्टेड थी कि कमोडिटी प्राइजेस थोड़ा सा सॉफन हुआ, तो अभी पोर्टफोलियो जो धीरे धीरे एसयूवी की तरफ आने, जिसके रियलाइजेशन अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि एसयूवी का जो रियलाइजेशन होता है वो एंट्री लेवल कार से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो मार्जिन्स में धीरे धीरे यहाँ से 9.5% प्लस एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो अगर मारुति का व्यू लेना चाहे तो ये साल कंपनी के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। अभी उनके जो दो नए लॉन्चेस है, एक फ्रॉन्क्स करके है और दूसरा जिम्नी।
और एग्जिस्टिंग ग्रैंड विटारा और न्यू ब्रेजा, तो ये 4 अभी जो एसयूवी में पोर्टफोलियो में जो बिल्डअप हो रहा है, उसके सेल्स जैसे जैसे पिकअप होते हैं तो उनका जो रियलाइजेशन है वो एंट्री लेवल कार से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मार्जिन्स में जो नेट रियलाइजेशन के मार्जिन्स में स्लाइटली इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम अभी कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा इंच अप हो रहे हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो स्टील प्राइसेस और एल्यूमिनियम प्राइसेस भी थोड़े से अपसाइड में बॉटम आउट हो गए हैं जी। तो हाँ, और जो ओके बेनिफिट उनको मिला था उसमें भी थोड़ा सा अभी हेडविंड आ रहा है। तो नेट नेट ये साल थोड़ा क्रिटिकल है। अगर उनके सेल्स अच्छे पिकअप होते हैं एसयूवीज में तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंट बिल्डअप हो सकता है। तो एसयूवी पोर्टफोलियो पर तो कंपनी फोकस कर भी रही है और इसीलिए जिमनी जून में लॉन्च एक्सपेक्टेड है, फ्रॉन्क्स अप्रैल में लॉन्च होगी और कंपनी इसी सेगमेंट पर भी अपना फोकस बढ़ा भी रही है। और हमने देखा भी है तमाम रिपोर्ट्स में कि एंट्री लेवल सेगमेंट जो है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम्स में दिखाई दिया, लेकिन बाकी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन जनरल। हालांकि स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रत्नेश गोयल आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मार्केट पर भी आउटलुक ले लेते हैं और साथ ही स्टॉक पर भी उनका व्यू ले लेते हैं। रत्नेश, क्या व्यू मारुति पर अब, जिन्होंने भी नतीजों से पहले खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट की हो, उनको प्रॉफिट्स लेने हैं, अभी भी होल्ड करना है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मारुति का चार्ट देखे तो डेफिनेटली एक बार इसमें करेक्शन हो चुका था 9600 के लेवल से। इसमें हमने एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, पर नीचे के स्तर पे एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे आ गया 8250 82800 का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। इसमें वॉल्यूम हमको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको होल्ड कर सकते हैं 8250 के स्टॉप लॉस से, जिसने भी अभी खरीदी करी नीचे के लेवल पे। ऊपर में ही 8600 पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट आने वाला है। अगर आज ये क्लोज देता है 8600 के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है 8700 और फिर 8800 ये 2 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवर में है। ओके 8600 पार करेगा तो 8700 जा सकता है। स्टॉक मजबूत फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए फटाफट से एक मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं और उसके बाद एक इंडेक्स पर व्यू भी ले लेते हैं। बाजार में हमने आज एक्सपायरी से एक दिन पहले, 2 सेशन पहले थोड़ी सी उठापटक देखी। आज के सेशन में हम वापस मार्केट में ऊपर प्रेशर बनते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप पूरा माहौल भी देखेंगे तो काफी मिला जुला सा ट्रेंड है। निफ्टी आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है। निफ्टी बैंक 18 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में 50 अंकों की कमजोरी है, तो सुस्ती और हल्के दबाव के साथ ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल दिखाई दे नहीं रही है। अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे तो 77 पॉकेट्स में दबाव है। मेटल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, तमाम पॉकेट्स प्रेशर में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगी। सेलेक्ट बाइंग अगर कहीं दिख रही है तो आईटी में खरीदारी आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाकी तमाम पॉकेट्स दबाव के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी आप देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, तो स्लाइटली नेगेटिव साइड पर ब्रेथ ज्यादा है, बट 50-50 रेशियो आप कह सकते हैं। 1285 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं और 1522 स्टॉक्स गिरने वाले हैं आज के सेशन में, जो ट्रेड कर रहे हैं दबाव के साथ। क्या व्यू रहेगा आपका इंडेक्स पर रत्नेश? रिमेनिंग सेशन के लिए कोई ट्रेड लेंगे इंडेक्स पर या छोड़ दें? बाजार का व्यू देखें तो बाजार एक सीमित दायरे में अभी भी काम कर रहा है। ऊपर 18,000, मैं निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ, बाजार ऊपर में 18,250 18,300 के ऊपर नहीं निकल पा रहा, और नीचे अगर हम देखते हैं तो वापस 18,000 और 18,020 के आसपास सपोर्ट ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है सुबह ओपनिंग पॉजिटिव होने के बाद में थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है, तो अगर किसी को इंट्राडे में बाइंग करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 18,060 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में एक बार वापस हमको टारगेट 18,200 से 18,220 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। सीमित दायरे में रहेगा बाजार, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, पर एक लॉन्ग ट्रेड जरूर यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में ओपनिंग गेन के बाद में थोड़ा सा गिरावट आ चुकी है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। और बैंक निफ्टी की बात देखें तो बैंक निफ्टी में जरूर डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है और ये बरकरार रहेगा। बैंक निफ्टी ने इवन के अपने 50 दिन मूविंग एवरेज डेली चार्ट, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी इसने क्लोज दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इस कारण से ये आउट परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू रह सकता है। और ये एक अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट 42,700, ये एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है इसको। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग की साइड में एक सपोर्ट कर रहा है, तो 42,650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में टारगेट वापस 43,100 और 43,200, ये 2 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग कर सकते हैं। ओके चलिए आप स्टॉक्स ही पूछ लेते हैं, तो आपके पिक्स क्या हैं अभी? डेफिनेटली आईटी सेक्टर हमको सपोर्ट कर रहा है, तो एक आईटी सेक्टर में से रहेगा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में एक अच्छा हमको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है।
और नवंबर के हाई के ऊपर निकल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एचसीएल टेक में जरूर बाय करना चाहिए। एक पोजिशनल भी बेट इसमें कर सकते हैं, 1110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 1200 रुपए तक का आ सकता है। दूसरा पिक रहेगा पूना वाला, इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था, करेक्शन हुआ और अभी 200 मूविंग एवरेज के अपने ऊपर आ गए, की एवरेज इसके भी ऊपर आ गया है। आज के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला हमको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऊपर में वापस से 335 350 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे हम 290 रुपए का। ओके चलिए, तो 290 का स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड आप पूना वाला फिनकॉर्प पे ले सकते हैं, 7% ऊपर आज के सेशन में कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा अभी हल्के दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, 40 अंक नीचे, 40-50 अंक नीचे निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है, 56 अंकों का दबाव इनफैक्ट देखने को मिल रहा है। पॉकेट्स देखेंगे तो पहले आपको दिखा देते हैं एक पॉकेट जहां पर तेजी है, वो है आईटी पैक, और आईटी में एल&टी टेक सर्विसेज, एम्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, एंसर टेक 5%, 6% तक के मूव्स इन सभी शेयर्स में दिखेंगे, और बाकी तमाम पॉकेट्स आपको मिड कैप्स में दबाव की दिखेंगी। फार्मा दिखाते हैं जहां पर दबाव है, ऑरोबिंदो फार्मा, सिंजन, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इंडोको रेमेडीज 2% नीचे, ऑरोबिंदो फार्मा, सिंजन 3-3.5% नीचे है अर्निंग्स के बाद, इंडोको रेमेडीज 8% नीचे आज के सेशन में। एनबीएफसीज में दबाव, आईबी हाउसिंग, एमएनएम फाइनेंशियल, एल&टी फाइनेंस यहां 5% तक की गिरावट देखी जा रही है। सरकारी बैंकों में गिरावट है, प्राइवेट बैंक्स भी इनफैक्ट प्रेशर में, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स भी आपको गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन सरकारी बैंकों में आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक 2-2.5% नीचे आज के सेशन में। रियल्टी आखिर में यहाँ पर फिनिक्स, डीएलएफ, उबेर रियल्टी दबाव के साथ कारोबार करते हुए 2.5% नीचे, फिनिक्स मिल, डीएलएफ भी 1% नीचे आज के सेशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की। सिंचन के नतीजे जो आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय मुनाफा अनुमान से कम रहा है, लेकिन लगातार दूसरी तिमाही में आय 20% के ऊपर रही है। मार्जिन भी अनुमान के मुताबिक रहे हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए सिंचन के सीईओ महेश भालगट हमारे साथ मौजूद है। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो अगर अर्निंग्स में हम मार्जिन के पिक्चर देखें तो तिमाही आधार पर मार्जिन सुधरे हैं, तो मार्जिन परफॉर्मेंस कैसा आगे रह सकता है, क्या आउटलुक है स्पेशली मार्जिन को लेकर? तो ये हम जो देख रहे हैं वो जो मुख्य ज्योग्राफीज में हमारा जो प्रोडक्ट बिजनेस है, यानी कि अमेरिका और यूरोप, वहां पर हम अच्छी मांग देख रहे हैं। तो इस वजह से ये हमारा तीसरे तिमाही का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आगे चलकर ये मांग एक्चुअली हमें घटती नहीं दिखाई दे रही है, और उसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राजस्व में भी जो हमारा गाइडेंस रहा है उसी के अनुसार पूरा ईयर खत्म होगा। उसमें अगर ब्रेकडाउन देखा जाए तो ये जो डिस्कवरी सर्विसेज जो रिसर्च डिवीजन है हमारा, उसमें अच्छा निरंतर अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इस बार मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि जो बायोलॉजिक्स ग्रुप है, वहाँ बायोलॉजिक्स प्रोडक्शन है, वहां पर भी मजबूत प्रदर्शन रहा है। तो इन सब के योगदान से, और एक्चुअली चारों डिविजन्स के योगदान से अच्छी प्रदर्शन रही है, अच्छा डिमांड दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो इन चारों बेसिस के ऊपर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पर सेम गाइडेंस की तरफ से ही रहेगा। और अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो ऑल्दो आपका एक्सपोजर कम है डोमेस्टिक बिजनेस में, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं और क्या प्लान्स हैं अगर फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें? तो हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोजर बहुत कम है। ज्यादातर क्लाइंट्स जो है हमारे यूएस, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के क्लाइंट्स है। ओवरऑल जो डिमांड दिखाई दे रही है हमें उसी तरह से दिखाई दे रही है, प्राइमरली कमिंग फ्रॉम के रिसर्च सर्विसेज। एक्चुअली डेवलपमेंट सर्विसेज में जो है वहां पर भी हमें उसी ज्योग्राफीज यानी कि यूएस और यूरोप से ही दिखाई दे रही है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने बताया वो स्पेसिफिकली बायोलॉजिक्स की तरफ से। तो डोमेस्टिक इम्पैक्ट अभी तक इतना है नहीं, और डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन भी इतना है नहीं। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स का ही है, और वही आगे चलकर भी वैसे ही दिख रहा है कि ये डायनामिक्स चेंज नहीं होगा इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो फिर अगर हम FY24 के लिए एक आउटलुक लेना चाहें तो कैपेक्स रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, किन सेगमेंट्स में एक्सपैंड करेंगे? हाँ, तो हमने कुछ साल पहले टोटल $550 मिलियन का कैपेक्स प्लान बनाया था। उसी के हिसाब से हम एवरी ईयर कैपेक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते आ रहे हैं। तो वहां पर जैसे कि इस साल हमने उसमें से $100 मिलियन का कैपेक्स प्लान किया था, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं।
तीन एरियाज में, एक है डिस्कवरी एरिया में, दूसरा है बायोलॉजिक्स में और तीसरा है ज्यादा डिजिटाइजेशन, अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में। उसी तरह का कंट्रीब्यूशन हम FY24 में भी सोच रहे हैं। अभी तक वो FY24 के नंबर्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं तो मैं अभी नहीं दोहरा पाऊंगा आपको, लेकिन 550 मिलियन का जो हमारा ओवरऑल कैपेक्स प्लान है उसी के अनुमान से हम चलेंगे FY24 में भी। ओके, चलिए शुक्रिया आपका महेश जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। स्टॉक हालांकि अर्निंग आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बजट आने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में रेलवे सेक्टर की क्या है बजट उम्मीदें बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से रेलवे सेक्टर? देखिए, जहां तक कि रेलवेज का सवाल है, ऑब्वियसली सरकार का फोकस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जो है बूस्ट देने के लिए है और ज़्यादातर जो भारत में माल ढुलाई होती है वो रेलवे के जरिए होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ आपको दिखेगा कि आवंटन 15 से 20% बढ़ सकता है पिछले बजट के मुकाबले। ऑब्वियसली यहाँ ब्रोकरेजेस भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आवंटन 25 से 30% भी बढ़ सकता है, बट ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन बाजार की ये है कि 20% से ज़्यादा यहाँ रेलवे का बजट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ भी आपको दिखेगा कि सरकार 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन कर सकती है नई रेल लाइंस पैसेंजर्स के लिए। और फ्रेट्स अगर हम कहें तो वहाँ डीकंजेशन कैसे किया जाए, स्टेशंस कैसे डेवलप किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पैसेंजर रिलेटेड या फ्रेट रिलेटेड वहाँ कैसे आपको इम्प्रूव किया जाए। और गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कि देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे घटाया जाए और कैसे रेलवेज को इसका बूस्ट दिया जाए, इसका फ़ायदा दिया जाए, इस पर सरकार जो है बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है। ऑब्वियसली जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, नई बोगियाँ या वैगन्स ऐड करना है, चाहे वो फ्रेट हो चाहे पैसेंजर रिलेटेड हो, नई वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बजट में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो रेलवेज अगर हम बात करें तो डिफेंस के बाद यहाँ एक बड़ा एलोकेशन सरकार इस बजट में अनाउंस कर सकती है। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन पर फोकस रह सकता है, एलोकेशन भी बढ़ सकता है और यही तमाम चीजें सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं और जो 3 खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला चल रहा है उसमें पहले तो दिखा देते हैं अपडेट कि क्या है। और प्रदीप हुडचंदानी का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। उन्होंने एक बदलाव किया है एम्फोसिस को लेकर, और एम्फोसिस एक ट्रेड है जहां पर प्रदीप बाय कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। 2138 पर ये ट्रेड कर रहा है, 2380 के इनके टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस 2040 का रहेगा। इसके अलावा स्वाति होटकर ने एग्जिट किया है GSPL से, इनकी ये बाय कॉल थी 290 के टारगेट्स के साथ, 272 पर एग्जिट किया है। आशीष क्याल ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 292 के लेवल्स पर, अगेन 291 पर ट्रेड हो रहा है, बाय कॉल थी 319 के टारगेट्स के साथ। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले फटाफट से एक बार मुनाफे का मीटर और दिखा देते हैं कि तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में अभी रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रही है स्वाति होटकर 7.25% के रिटर्न के साथ। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 7% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है और साथ ही प्रदीप हुडचंदानी का पोर्टफोलियो -0.36% के रिटर्न्स फिलहाल दे रहा है। तो ये है फिलहाल की स्थिति। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी पर बातचीत करेंगे कल्याणी स्टील के MD PTC इंडस्ट्रीज के MD सचिन अग्रवाल से, हमारे साथ मौजूद रहेंगे कॉर्पोरेट विश लिस्ट में। अब से एक छोटे से ब्रेक के बाद